आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का, जिसका नाम आप लोग को दिख रहा होगा। चैप्टर 1 का नाम हमारा क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे जरूरी चीज़ है कि हमें ये समझना है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखिए अध्याय की नज़र में जो यहाँ पर लिखा गया है कि हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? पदार्थ के बारे में। और पदार्थ के जो 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस, उसकी सारी प्रकृति, सारे गुण के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि ठोस की प्रकृति क्या होती है, द्रव की क्या होती है और गैस की क्या होती है। जैसे सारांशतः अगर हम बात करें तो देखिए पदार्थ क्या है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। अर्थात हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, या हर वो चीज़ दिखने वाली चीज़, हम हमारे घर में उपयोग करने वाली सारी सामग्री, सब कहीं ना कहीं क्या होता है? पदार्थ होता है। इसीलिए पदार्थ को हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित करते हैं कि वैसी हर वस्तुएं जो क्या करे? स्थान घेरे, है ना, जिसमें कुछ भार हो, जो कि स्पेस कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। कुछ भी, पेन, कॉपी, कलम, किताब, मोबाइल, टीवी, टेलीफोन, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको नजर आ रहा है वो सभी क्या है? आपके पदार्थ है। इसीलिए हम इसका नाम ही है हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे आसपास। ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा भी है कि पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। द्रव्यमान को मैंने उसमें परिभाषित भी किया था कि वी कैन से दैट द एक्चुअल वैल्यू, जो वास्तविक मान है वही द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। क्योंकि जिस भार की आप बात करते हो वो भार क्या होता है? जब हम लोग द्रव्यमान की वैल्यू को ग्रेविटी के साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ जो 9.6 की वैल्यू होती है, तब 9.8 की सॉरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं भार। यहाँ पे भार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है। तो द्रव्यमान का मतलब क्या है? वास्तविक मान। ठीक है, अब बात करें अगर कणों के भौतिक गुण की, तो कण के भौतिक गुण क्या होते हैं? कि पदार्थ कणों से बना होता है और यह सतत नहीं है, यानी कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। बिल्कुल, अगर पदार्थ के प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी पदार्थ हैं उस सभी पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था चौक का। जब आप चौक को देखते हो कि हम जिस चौक से लिखते हैं, जिसको आप तोड़ते हो तो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। तो देखो उसके कण कितने छोटे होते हैं ना। हर एक चीज़, हमारा एक कपड़ा जब हमने पहना हुआ है उसके जो फैब्रिक्स होते हैं कितने छोटे छोटे रेशो के मिलकर बने होते हैं ना। तो यही छोटे छोटे कण जब आपस में सम्मिलित होते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको हम देख पाते हैं, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और ये सतत नहीं है। इसके अलावा पदार्थ के कुछ अभिलाक्षिक गुण हैं, जैसे पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ये हमेशा एक यूनिवर्सल है। जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही है वे गति करती भी, उनके अंदर भी जो उनके कण है ना वो हमेशा गतिमान अवस्था में होते हैं। अर्थात उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के कई सारे प्रकार है, आप 9th में आगे पढ़ोगे भी ऊर्जा के प्रकार। अभी तत्काल में ये समझ लो कि चूंकि गति है इसलिए गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे देखिए बात है ऊर्जा की। अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको समझाने के लिए बताओ। जैसे मान के चलो ये हमारा एक आइस पार्टिकल्स है, आइस का क्यूब आपने देखा है ना। अब आइस का क्यूब एक ठोस है। ठोस क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो कण है बहुत ही छोटे छोटे और एकदम चिपके हुए हैं। जब आप उसको हिट करते हो, मान लो यहाँ पे हमने एक फ्लेम दिया है ना, और इस फ्लेम से इसको मैंने हिट किया, या फिर फ्लेम को हिट ना करे भी, या बर्फ को आप खुली अवस्था में छोड़ दीजिए, तो चूंकि आपको पता है कि बर्फ जमने का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 या 0 से कम। और हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर वो कभी भी होगा तो 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो उसकी तुलना में तो उसको तो हीट ऑलरेडी मिल ही रहा है, ऊष्मा मिल ही रही है। तो ये जो ऊष्मा रूपी ऊर्जा जो उसको मिल रही है, उसके कारण क्या होगा? उसके जो अंदर कण है उसमें गति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले से गति ऊर्जा है ही उसके पास, और इस ऊष्मा के कारण क्या हुआ? गति और बढ़ गई, तो उनमें मूवमेंट होगा ना। और दैट इज द रीजन कि वो क्या करते हैं? पिघलना शुरू करते हैं, मेल्ट होते हैं, और ठोस से उनकी अवस्था बदल जाती है किसमें? द्रव के अंदर। तो आखिर ये ठोस से द्रव में परिवर्तन हुआ क्यों? किसके कारण? इस गतिज ऊर्जा के कारण। जब हमने उसको ऊष्मा दिया,
है ना। तो इसीलिए लिखा गया है कि जब तापमान बढ़ता है ना तो इनकी गति और बढ़ जाती है, और गति बढ़ने से क्या होगा, वो मूवमेंट करेंगे, वो उनकी अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है, उनकी चाल बदल सकती है। आप पानी को बॉईल करते हो, देखते हो एक आवाज़ आती रहती है फट 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 करके। ये आपने कई बार देखा होगा कि उसका जब भाप बनता है तो ढक्कन ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो वहाँ से भी कई सारे उदाहरण समझ में आते हैं ना। हम ही लोग जब दौड़ना शुरू करते हैं तो, या मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था काइनेटिक एनर्जी का, कि कैसे हम लोग जब दौड़ के आते हैं तो किसी भी गड्ढे को 5 फीट 10 फीट का छलांग लगा लेते हैं, लेकिन एक जगह पर खड़े होकर छलांग नहीं लगा पाते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आप दौड़े, आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक तापमान बढ़ा, और उसके कारण एक नई एनर्जी आती है। जब आप खेलते कूदते देखते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी एक नई एनर्जी आती रहती है, उसमें आपको थकान भी महसूस नहीं होता। हाँ, खेलने के बाद थकान महसूस होता है जब आप बैठते, होता है ना ऐसा। खेलने के जोश में कुछ पता चलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। देखिए नेक्स्ट क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब देखिए कई सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ का कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। ये लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स था देयर। सबसे आसान एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था चीनी पानी का, है ना, कि जब आप लोग शरबत बनाते हो या चीनी पानी का घोल बनाते हो, विलियन बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा एक ग्लास मान के चलो ये है, और इसमें ये हमारा एक वैल्यू है ना, और ये एक लेवल दिया गया है तो पानी का, अगर इसमें आप चीनी मिला भी दोगे तो भी देखोगे ये लेवल आगे नहीं बढ़ा। तो क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बीच में ये जो गैप है ना, ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में वो जाके चीनी क्या हो गया, समा गया, इसीलिए उसका लेवल नहीं बढ़ा, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं, मान लो आप लोग कॉफ़ी बनाते हो, चाय बनाते हो, तो पूरा ऐसा नहीं कि जितना पानी डालते हो, चाय पत्ती डालने के बाद उसका लेवल बढ़ जाता है, बढ़ता है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो पार्टिकल्स उसके अंदर जाके समा गए, इसीलिए उतना का उतना ही लेवल रह गया, या उससे घट ही जाता है गर्म करने के कारण। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि अगर इनके अंदर पार्टिकल्स में नहीं होता, सॉलिड के अंदर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मैंने आपको हवा का एग्जाम्पल दिया था। आप रसगुल्ला खाते हो, सोफा होता है, गद्दा होता है, बैठते हो, देखो इतना मोटा होता है, चिपक कितना हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो खाली जगह है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, हवा फिल्ड है, इसलिए उसमें से निकल गया। कोई भी मिठाई खाते हो उसके अंदर देखते हो, दबाते हो तो रस बहुत सारा निकलता है, जलेबी खाते हैं बहुत सारा रस निकलता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं होल होगा, और उस होल के अंदर वो रस जाके समा गया, है कि नहीं। हम कपड़ा धोते हैं, गीला हो जाता है, तो गीला होने का रीजन क्या है, उसके अंदर कण है, खाली जगह है, तभी तो जाके पानी उसके अंदर घुसा। प्लास्टिक जो आता है, पॉलीथीन टाइप का कपड़ा, उसके अंदर पानी घुस पाता है? कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं होगा, उसको इस तरह से बनाया गया है कि पूरा फिल्ड है, उसके अंदर पार्टिकल्स होल नहीं है, पानी नहीं घुसा, तभी तो उसको वाटरप्रूफ में यूज करते हैं। हम अपने कपड़ा का कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि कपड़ा से तो पानी टपकने लगेगा, वो पानी और ऑब्जॉर्ब कर लेगा, है कि नहीं। तो ये सारे उदाहरण क्या बता रहे हैं आपको कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब हर पदार्थ के बीच में एक आकर्षण बल होता है, जिसको मैंने एक नाम दिया था कि हर कणों के बीच में एक अंतर आणविक बल होता है। एक्चुअली उस जितने भी अणु हैं उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स है उसका नाम क्या है, अंतर आणविक बल, है ना। इंटर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटर कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं उसको। जैसे एक एग्जांपल दिया, देखिए जब हम नल के पानी को खोलते हैं और पानी के धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो धार टूट जाती है नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के साथ जुड़े होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया पानी को कि जैसे मान लो पानी का एक फ्लो आता रहता है, उसमें बहुत सारे बच्चे खेलने के तब ऐसे उंगली डालते रहते हैं, लेकिन क्या वो ब्रेक हो जाता है, क्या चलता रहता है फ्लो में, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से पार्टिकल अटैच्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको क्या साबित करना है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप जो डो बनाते हो आटा का, लोई आटा का जो, तो उसमें क्या करते हो, जब आटा को गूंथते हो पानी की सहायता से तो उसके कण एक दूसरे से चिपकते ही तो हैं। उससे भी आसान एग्जांपल देख लो, चौक से जब आप बोर्ड पे लिखते हो, या ये मान लो मैं यही सी पार्टिकल से इस पर लिख रहा हूँ, तो अगर मान के चलो ये इंक उसके ऊपर नहीं चिपकता, ये तो डिजिटल बोर्ड है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बोर्ड पे जो मार्कर वाला इंक होता है या चौक होता है, तो उसमें सोचो अगर वो इंक जाके उस बोर्ड से ना चिपके तो क्या ये संभव है? वो दिखाई देता है आपको?
तो ये सारे कण कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चिपक के रखते हैं। हम ऐसे भी देखते हैं कि जितने भी हमें ये पता है, बचपन से बताया गया है कि हर एक पार्टिकल्स के बीच में दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक पॉजिटिव धनात्मक और एक ऋणात्मक। और जहां ये धनात्मक और ऋणात्मक मौजूद है वहां पे आकर्षण होगा ही होगा, ठीक है। और ये हर पार्टिकल्स के बीच में मौजूद होता है, इसलिए कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए यहां पे 3 आंसर्स आपको मिलेंगे। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आखिर ठोस ठोस क्यों है, द्रव वाली अवस्था में क्यों है और गैस गैसीय अवस्था में क्यों है। इसका सिंपल सा कारण है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, उनके बीच की दूरी। जैसे मान के चलो ये पेन है, अब ये पेन आपको सॉलिड क्यों नजर आ रहा है, ठोस, क्योंकि इसके जो कण होंगे ना बिल्कुल चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई जगह नहीं है ना, इसीलिए वो आपको मजबूत लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये अलग अलग होगा कमजोर हो जाएगा। जैसे आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा, जब उसको आप जमाते हो सॉलिड हो जाता है तो कितना हार्ड होता है। आपको मैं एक बर्फ का टुकड़ा देखो हाथ में बोलूं तोड़ने के लिए टूट जाएगा क्या, क्योंकि उसमें बहुत मजबूत होता है। और मजबूत क्यों है, क्योंकि उसके सारे कण चिपक गए। जब आपने उसको फ्रीजर में डाला, पानी को जमाया, टेम्परेचर 0 से कम हो गया, वो कण एक दूसरे से चिपक गए, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही उष्मा मिली वो धीरे धीरे उसके कण के बीच में गति बढ़ने लगी, और गति बढ़ने के कारण गैप बढ़ा, और गैप बढ़ने के कारण वो पिघलना शुरू कर दिया और अवस्था बदली, वो द्रव में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो द्रव में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके बीच की दूरी बढ़ी तभी तो द्रव में कन्वर्ट हुआ ना। तो क्या पता चल रहा है कि ठोस की तुलना में द्रव के अंदर ज़्यादा स्पेस होता है, और उससे और ज़्यादा स्पेस हो जाए, जैसे एयर है, पार्टिकल्स है, आपके जितने भी वायुमंडल में गैस है या कोई भी एयर पार्टिकल से देखते हो बहुत दूर दूर होता है, तभी तो फैल जाता है। अगरबत्ती जलाते हो, यहाँ पे जलाते हो, थोड़ी देर पूरे रूम में फैल जाता है, धुआं फैलता है ना, क्यों, क्योंकि उनके बीच में बहुत गैप है, वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। लेकिन क्या यहाँ पे मैं बॉटल को रखूँ तो बॉटल भाग जाएगा, या पानी को यहाँ रखूँ तो क्या वहाँ भाग जाएगा, गिराने पे थोड़ा सा फैलेगा वो, है ना, ज़्यादा नहीं फैलेगा। लेकिन ठोस तो थोड़ा भी नहीं फैलेगा। तो हमें ऐसे भी समझ में आ रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है ठोस में सबसे ज़्यादा कम होता है, इसके बाद द्रव में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आकर्षण बल की हम बात कर ही रहे हैं कि ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। ये दोनों कारण हैं जिसके कारण हम ये बताते हैं कि ठोस ठोस होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, और ठोस में अवस्था में अधिकतम होती है। अब देखिए ये एग्जाम्पल्स ना प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो मीडियम यूज करते हैं, जो माध्यम यूज करते हैं संचरण के लिए, मतलब फैलाव के लिए, वो है गैस। और गैस सबसे स्लो मीडियम होता है। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ तक आप तक पहुँच रही है, किस माध्यम से पहुँच रही है, गैसीय माध्यम से। आपको पता है कि साउंड को एनर्जी चाहिए, अगर यहाँ पे गैस नहीं होता तो आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचती। ये लाइट वाइट नहीं है कि कहीं भी पहुँच जाता है बिना मीडियम के, है ना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग यूज भी करते हैं क्या, गैस ही ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग हमेशा कान में कान लगा के बोलते रहते हैं या तार में तार लगा के बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा धीमा माध्यम क्या होता है, गैस। सबसे तेज माध्यम क्या है आपका, सॉलिड। इसका उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉलिड, इसीलिए कि अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि सारे पार्टिकल्स चिपके होते हैं। और जब सोचिए चिपका होगा, एक्चुअली ये है क्या, एनर्जी ही तो है। मैंने यहाँ बोला, अब मेरे मुंह से जो हवा निकल रही है ना, उसके कारण यहाँ के आसपास जो कण होंगे जो आपको दिख नहीं रहे हैं, उनको एक धक्का लगा और वो आप लोग के कानों तक पहुँच रहे हैं। तो इसमें समय लगता है। आप लोगों को लग रहा हो बहुत जल्दी पहुँचा, लेकिन फिर भी बहुत समय लगा। लेकिन जब ठोस होगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ उदाहरण दिए हैं कि रेलवे पटरी के ऊपर जब आप कान लगाओगे तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से आती हुई ट्रेन की आपको वाइब्रेशन सुनाई देगी, कंपन। अगर ट्रेन 2-3 किलोमीटर पीछे है ना, तो भी आपको एहसास हो जाएगा कि ट्रेन आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेन का वजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्पीड में चलता है, और पटरी होती है लोहे की बनी, एक सॉलिड होता है ना। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स, सोचो देखो, अब यहाँ पे मैं इसको मारूंगा ना, इसका समझने के लिए उदाहरण देखो। सपोज करो आप चारों खड़े हो जाओ, आगे के आराम से खड़े हो, और एक दूसरे से चिपक के खड़े हो, ऐसे इस साइड से, ऐसे चल, ऐसे ही खड़े हो जाओ, चिपक के, बिल्कुल चिपको। अब सोचो ये सॉलिड है, ऑब्वियसली सॉलिड ही पार्टिकल्स है। अगर मैं ये बच्ची आया, इस बच्ची को धक्का दे, है ना, तो मुझे बताओ
गिरेगा कौन? सब नहीं गिरेगा, जो सबसे कोने में खड़ी है ना वो गिरेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसको धक्का मारेगी तो ये बगल वाले को धक्का मार देगी, ये इसको धक्का मारेगी, ये इसको धक्का मारेगी, और उसके बाद कोई है नहीं, है ना। और ये काम इतनी जल्दी होगा कि आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन सोचो, थोड़ा सा अलग अलग हो जाओ। अगर मान के चलो मैं अब ये अलग है, ये अलग अलग एक दूसरे से चिपकी नहीं हुई और मैं इसको धक्का मारूं तो क्या ये जल्दी टच करेगी इसको? तो बैठ जाओ आप लोग। तो देखो ये दोनों एग्जांपल्स में क्या समझ में आ रहा है कि जितना पार्टिकल्स नज़दीक होगा, दो चीज़ें हैं बच्चे। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या उसके अंदर जो कण है वो मूव करके चला जाता है। क्या ये संभव है? अब मान के चलो एक कण यहाँ पे है, ये पूरा चिपका हुआ है, इसमें जगह ही नहीं है, मैं इसको धक्का मारूँ तो ये कण यहाँ पहुँच सकता है क्या? नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये जो कण चिपके पड़े हैं ना, ये एक दूसरे को धक्का मार के अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि सॉलिड में क्या ट्रांसफ़र होती है? एनर्जी, ऊर्जा। उसके कणों के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जबकि द्रव और गैस में क्या हुआ? कण का ट्रांसफ़र हो गया। मैं क्या चाह रहा हूं, पहले इस बात को समझिए, यहां पे गलतियां होती हैं। ठोस के अंदर कण का स्थानांतरण नहीं होता, पार्टिकल्स का। जैसे मान के चलो अगर मैं इस कॉर्नर पे मारूं तो क्या यहां का जो कण होगा वो यहां पहुंचेगा क्या? क्योंकि इसमें तो जगह ही नहीं है ना। लेकिन चूंकि ये एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे इस बच्चे को मैंने कहा था कि मैं इसको मारूं तो ये भले ही उधर नहीं गई, लेकिन इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी आगे की ओर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स चिपके पड़े थे एक दूसरे से, है ना। लेकिन गैस द्रव में क्या होगा? उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप है ना, तो वो पार्टिकल्स खुद आगे बढ़ता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि द्रव के अंदर बहाव होता है, जबकि गैस में तो पूरा पार्टिकल्स ही मूव करता है। धुआं ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे दूसरे धुआं को धक्का मार रहा है, वो धुआं खुद फैलता है, समझ रहे हैं। तो गैस के अंदर क्या होता है? बहाव होता है। द्रव में भी बहाव होता है, तभी तो नदियों की पानी बहती है। लेकिन सॉलिड में कभी ऐसा हुआ है कि आप एक पेन को जाके गड्ढे में डाल दो, वो अगले दिन आपके घर पहुंच जाए? तो ऐसे भी आप लोगों को पता है कि द्रव और गैस में बहाव की प्रवृत्ति होती है, जबकि ठोस में नहीं होती। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है कि जो ठोसीय अवस्था में कणों की गति होती है वो क्या होती है? गैस में मध्यम होती है, द्रव में न्यूनतम और ठोस में अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा। इसीलिए पहले जो हम लोग टेलीफोन वाला वायर यूज करते थे उसके अंदर आवाज़ बहुत क्लियर आता था, इन कंपैरिजन ऑफ मोबाइल्स। मोबाइल्स में हमेशा नेटवर्क इंटरप्शन रहता है, कभी आवाज़ सही आता है, कभी नहीं आता है, कभी नेटवर्क दिक्कत होती है। भले ये है कि फैसिलिटी मिल गया है, लेकिन फ़ोन वाला तार देखिएगा आज भी। बचपन में हम लोग को किताब में एक एक्टिविटी दिखाई गई थी कि आप घर पे, और आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा, ना किया हो तो अभी भी करो। ये जो हम लोग चाय वाला ग्लास लेते हैं ना, उस कप में बताया गया होगा बचपन में कि 2 रस्सी लगा लो, यानी कि एक रस्सी से एक होल करके दोनों कप के बीच में लगाओ और एक बोलो और एक दूसरा कान में लगाओ। देखना कितनी तेज आवाज़ उसके कान तक पहुंचती है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो आवाज़ पहुंच रही है वो किस माध्यम से पहुंच रहा है? ठोस माध्यम से, रस्सी के माध्यम से। इसीलिए वहाँ पे आवाज़ में ब्रेकआउट नहीं होता। आप लोग जब आगे पढ़ोगे कंप्यूटर तो आप लोग को आश्चर्य होगा कि जो इंटरनेट है, आप लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला है तो वाईफाई से फैला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है आपको, जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है जो सबसे पहले यूएसए से ऑरिजिनेट हुई थी, वो हमारे इंडिया तक या बाकी देशों में ऑप्टिकल फाइबर, एक तार के माध्यम से आया हुआ है। और वो तार का विसरण है समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर पूरे वायर की वायरिंग की गई है ऑप्टिकल फाइबर्स की, और तार के माध्यम से उस इंटरनेट को लाया गया है। पता है क्यों? क्योंकि अगर गैसीय मीडियम होता ना तो इंटरनेट की स्पीड ही नहीं मिलती आपको। अब सोचो, अमेरिका से 7 समुद्र पार करके आपको वाईफाई को पहुंचेगा क्या? वो तो गैस उधर उधर हवा तेज बहेगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए उसको तार के माध्यम से लाया गया। कारण है, हाँ ये अलग बात है कि वो तार बहुत ही हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर है, वो बाद में पढ़ोगे आप लोग कंप्यूटर के अंदर कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर मतलब। लेकिन वहाँ पे हमको सिर्फ समझना है सॉलिड, ठोस, यानी कि सबसे तेज गति किस माध्यम से होता है? ठोस। उसके बाद उससे कम द्रव और सबसे कम गैस। और सबसे ज़्यादा हम कौन सा माध्यम यूज करते हैं? गैस यूज करते हैं। ठोस कहाँ कहाँ लेकर घूमोगे? तो ये हमारी मजबूरी है कि हमको गैस ही यूज करना पड़ता है। हम तो वातावरण में ही बोलते हैं ना, लेकिन सबसे स्लो मीडियम यूज कर रहे हैं हम लोग, ये समझ लो। ठीक है, देखिए वही इसी को इस फिगर से दिखाया भी गया है कि यहाँ आप देख रहे हो कि ठोस है, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके पड़े हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा जगह यहाँ पे लिक्विड में है तो ये द्रव में है, और सबसे ज़्यादा गायब है तो ये गैस में है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। तो देखिए हमें पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3, है ना। ठोसीय अवस्था, द्रव और गैसीय अवस्था, ये हम सबको पता है, ठीक है। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। अब इसलिए हड्डी और दांत हमारी क्या है, ठोस अवस्था, बिल्कुल। ब्लड, रक्त और जल द्रव जो हमारे शरीर में क्या है, द्रव अवस्था के अंदर है। और फेफड़ों में जो हवा या गैस या पानी के अंदर जो गैस मौजूद होते हैं वो हमारी गैसीय अवस्था होती है। तो हमारे शरीर के अंदर भी ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ठोस की, तो एक एक करके जिस गुणों की हम बात कर रहे थे कि हम चर्चा करेंगे, अब करते हैं उसकी। कि देखिए सबसे बड़ी क्या है कि ठोस में एक निश्चित आकार होता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लिए आप, अभी हम एक डस्टर की बात कर रहे थे, या इस पेन की मैं बात करूँ, तो क्या ये पेन हमेशा अपना शेप बदलता रहेगा? एक निश्चित आकृति का होगा। आप लोग कॉपी किताब जो भी यूज कर रहे हो, सभी की क्या होती है, निश्चित आकृति। कारण अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि वो उसके कण आपस में बिल्कुल टाइट होते हैं, बहुत ही कठोर होता है, वो चेंज नहीं कर सकता, उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, एक निश्चित अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद क्या है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, बिल्कुल। अब ये जो एक रेंज इसका बना हुआ है पेन का, ये हमेशा यही रेंज रहेगा, ये बदल जाएगा क्या? एक निश्चित स्पेस लेगा ये, तभी तो हम लोग एक निश्चित आयतन की बात करते हैं, एक निश्चित जगह की बात करते हैं, ठीक है। जो मैं अभी बोल रहे थे कि इसका निश्चित या स्थिर आयतन होता है। आयतन आप सबको पता है, आयतन यानी कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और वॉल्यूम आयतन की बात हो तो हम हमेशा बात करेंगे 3D की, 3 डायमेंशनल शेप की। जैसे आपके घन है, घनाभ है ना, बेलन है, शंकु है, ये सारे आपके कैसे होते हैं, 3D शेप्स होते हैं। आपका जो ग्लास क्यूब है, ये सब घन के आकार का होता है ना। तो 3D शेप की बात हो जाती है तो ये हमेशा एक इसका निश्चित आयतन होता है। जैसे मैंने आपको उससे उदाहरण दिया था बॉटल का ही, ठीक है। या कोई भी एक ग्लास ले लो तो उस ग्लास का एक हमेशा क्या एक निश्चित आयतन है, तभी तो उसको हम कैपेसिटी निकालते हैं। इसलिए तो डिफाइन भी करते हैं कि वॉल्यूम इज व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज आयतन क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। इनकी सपीडियता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं, मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं होता, ये बहुत ही टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, ओके। उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से ये पुनः अपने शेप में जाता है। ऑब्वियसली जैसे रबर बैंड को आप खींचते हो ताकत लगा के तो स्ट्रेच तो हो जाता है, लेकिन छोड़ते हो वापस से उड़ जाता है, अपने शेप में आ जाता है। आप लोग बैंड लगाते हो बालों में, वही चीज़ यहाँ भी होती है ना। मैंने उस दिन बार एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को रसगुल्ला का, रस से दबाते हो, छोड़ते हो, वापस अपने रीशेप हो जाता है, जुड़ते एयर पार्टिकल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या बोलते हैं, ये अपने वापस शेप में आ जाते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थों में कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और बिल्कुल उसमें जो ऊर्जा स्पेस है बहुत कम है, तो उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। गतिज ऊर्जा है तो लेकिन बहुत न्यूनतम है, इसीलिए उनका क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब होता है निश्चित, दृढ़ आकार का, जिद्दी। जैसे आप लोग भी बहुत रिजिड हो जाते हो कभी कभी दिवाली के टाइम में, नहीं मुझे ये वाला पटाखा चाहिए, मुझे आज यही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं दीदी के शादी में नहीं जाऊंगी। नहीं, इसको भी क्या बोलते हैं, रिजिडनेस। आज मुझे मटन ही खाना है, आज मुझे आलू पराठा ही खाना है, और नहीं खिलाओगी तो मैं ब्रेकफास्ट लेके नहीं जाऊंगी, लंच नहीं करूंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या निशानी है, जिद्दी का। मेरी फ्रेंड्स के पास ये साइकिल है, मैं नहीं लेके जाऊंगी ये साइकिल, मुझे भी यही साइकिल चाहिए। तो ये हम भी पदार्थी ना है भाई, कोई बात नहीं है। तो हमारे अंदर भी एक रिजिड शेप होता है, ठीक है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कुछ ऐसे पदार्थ की जो ठोस तो हैं लेकिन बहुत ही छोटे छोटे दानों में होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि ये बहुत छोटे हैं तो आप इनको जिसके अंदर रखोगे उसी के शेप में आ जाएंगे। अब जैसे नमक है, आप जिस बॉटल में रखोगे वो उसी के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, लेकिन होते तो सॉलिड ही है, होते तो ठोस ही हैं। तो ये एक एक्सेप्शंस में याद रख लेना है आपको, ठीक है। हाँ, गर्म तो अलग चीज़ है। जैसे हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक कर सकते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की थी।
है ना। लेकिन स्पंज के छिद्रों में क्या होती है, हवा, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। आप साइकिल का ट्यूब टायर का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप जो हम अपने गाड़ियों में जो पहिया यूज करते हैं, ट्यूब या टायर, उसके अंदर देखते हो जब हवा फिल करती है तो किस शेप का हो जाता है। बैलून का एग्जाम्पल देखो, उसको जब हवा फिल करते हो गैस, तो अंदर तो गैस भर गया, लेकिन बैलून का जो बाहर क्या करती है, क्या ठोस है ना, लेकिन वो हवा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है ना शेप उसका। आप जिस साइड में दबाते हो, स्पेस होता है, वो चेंज होता रहता है ना शेप। तभी तो बैलून के अलग अलग साइज होते हैं, कोई बहुत लंबा वाला होता है, कोई हर्ट शेप का होता है, कोई गोल टाइप का होता है ना, कोई बड़े बड़ा एक राउंड शेप में आता है। तो ये अलग अलग शेप्स क्यों होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस आकृति को उस साइड में आप फुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी ठोस अवस्था की। अब देखिए, हमको ठोस अवस्था के बारे में पता है कि ठोस क्या होता है, उसका एक निश्चित आकृति होती है, निश्चित आयतन होता है, एक दृढ़ आकार का होता है, रिजिड होता है ना, उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा कम होती है। उसी से अब हम तुलना करेंगे द्रव और गैस की। इसको हमको अलग से नहीं रटना है, नहीं याद करना है, सारी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। देखिए क्या लिखा है, द्रव तरल होते हैं। अब ठोस कैसा था, तरल एक निश्चित शेप का था ना, जबकि ये क्या है, तरल है। इसमें क्या होता है, बहाव, क्योंकि एक निश्चित शेप ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो द्रव होती है उसको आप जिस कंटेनर में डालोगे, जिस बर्तन में डालोगे, वो उसी शेप का हो जाएगा। पानी का अपना शेप होता है क्या, दूध का अपना शेप होता है। आप जिस डिजाइनर कप में डाल दो, ग्लास में डालो, उसी के शेप का हो जाएगा। जिस बॉटल में डालो उसी शेप का हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनमें बहाव की प्रकृति है, उनका कोई निश्चित शेप यानी कि निश्चित आकृति नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, जो हमने बोला, ये बर्तन का आकार का ही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, द्रव का निश्चित आयतन भी नहीं होता। देखो कंपैरिजन करने पर चलना है, सारी चीजें लाइन से दी हुई है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, इसको फैलाना संभव है क्या, सिकुड़ना फैलाना ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि बर्तन में डालकर उसको थोड़ा सा दबाओगे तो हल्का चेंज हो जाएगा, तो बर्तन के कारण हुआ, वो द्रव की अपनी आकृति तो है नहीं। द्रव के कणों के आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। अभी जैसे मैंने अभी कहा था कि द्रव का अपना आयतन बहुत बहुत कम होता है, लेकिन जबकि उसको आप जिस बर्तन में रखोगे उसके कारण उसको एक निश्चित आयतन मिल गया। अब मान लो आपने ग्लास के अंदर डाला, तो ग्लास का आयतन तो आप निकाल सकते हो ना, तो जितना ग्लास का आयतन होगा वही उस द्रव का आयतन हो गया, है कि नहीं। तो उसके आयतन के हिसाब से हम लोग उसका आयतन निकाल सकते हैं। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विषण करती है, और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुले ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ये गैसें पानी में विषण मतलब फैलना, तैरने के काम तैरने का आती है, जैसे घुल जाना। मान के चलो जितने भी जलीय जीव है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, पानी के अंदर से ना, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से, ताकि उसके अंदर वो विषण कर रहा है, फैल रहा है, मूव कर रहा है, तभी तो वो उसको ले पाता होगा ना, नहीं तो जलीय जीव जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये ऐसे भी पता चल जाता है कि हाँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये गैसेज घुली हुई अवस्था में है, ठीक है, पानी में इसके अलावा क्या है, द्रव अवस्था में विषण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम। अभी हमने ऑलरेडी देखा था, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि ठोस को जहाँ रखोगे वही रह जाएगा, लेकिन द्रव गिराओगे तो कुछ देर पानी फैल जाता है ना, यानी कि उसमें विषण होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में गति कम होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ठोस से एक तुलना कर दिया द्रव का। कुछ भी नया है क्या इसमें? तो अगर आपको ठोस की प्रकृति याद है तो क्या आप द्रव का नहीं लिख सकते हैं? और द्रव का पता हो तो गैस का लिख सकते हैं। हमें ठोस के बारे में पता है, द्रव के बारे में पता है। अब देखिए उसी तुलना को अब गैस में करें तो अगर हमने सबसे पहले बात की थी आकृति की, तो बताओ क्या गैस में आकृति एक निश्चित होती है क्या? बिल्कुल नहीं, सारे कण एक दूसरे से दूर होते हैं। और सबसे ज़्यादा बहाव किसके अंदर होता है? गैस के अंदर। गैसों में संपीड़न अधिक होता है। ऑब्वियसली संपीड़न देखिए ये अब ये समझने वाली चीज़ है, कंप्रेसिबिलिटी, फैलना और सिकुड़ना, ये गैसों में बहुत अधिक होता है। आपको सबसे आसान उदाहरण मैं बताऊं, आप लोग घर में क्या यूज करते हो? एलपीजी सिलेंडर हमारे घर में यूज होता है ना। ये एलपीजी सिलेंडर्स में जो गैस आती है ये ऑलमोस्ट 14.2 kg आती है हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज होता है। और सिलेंडर का आकार सोचिए इतना छोटा सा होता है, उसके अंदर 14 kg गैस कैसे आ जाता होगा? तो उसको बिल्कुल उसमें क्या करते हैं, जब उसको फीलिंग होती है ना, उसको पिस्टन की सहायता से, मान के चलो ये गैस के कण है, मान के चलो इसके अंदर गैस के कण है ना। अब चूंकि गैस में गैप बहुत ज़्यादा होता है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा के ऊपर से ना इसको दबाया जाता है। अब ये दबाने के कारण क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर थे ना, वो बिल्कुल नीचे तक आने दबना शुरू हो जाएंगे। और ये जो पार्टिकल्स इतना तक फैला है
ये कहीं ना कहीं यहाँ तक चला आएगा, पूरा ऊपर का जगह खाली है, फिर से इसमें गैस फिल किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, और दबाते 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 इसको सिकोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? गैस में। और ऐसा हुआ क्योंकि गैस के कण के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत ज़्यादा था। अगर जगह नहीं होता तो नहीं दबता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दबाते दबाते, जैसे अब टायर में आप हवा फील कराते हो तो ट्यूब में लगता नहीं, लेकिन कितना ज़्यादा हवा फील होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भरोगे तो फिर बस्ट कर जाएगा, आवाज़ हो जाता है, ब्लास्ट करता है ना। तो उसकी भी एक लिमिट है। अब मान लो पूरा जगह ख़त्म हो गया, ये ऑलरेडी चिपक गया, अब इसको और दबा दिए तो कहाँ जाएगा भाई, फिर तो ब्लास्ट करेगा ना। इसलिए इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी ठोस और द्रव की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। कि ठोस और द्रव की तुलना में जो गैस होता है उसमें संपीड़न क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए, गैस में कोई निश्चित सीमा नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अगरबत्ती का, या कोई भी धुआं आप जलाते हो तो क्या एक निश्चित सीमा तक फैलता है, उसको जहाँ तक उसकी एनर्जी होती है वहाँ तक वो फैल जाता है ना। तो इसको कोई बाउंड्री नहीं होता, इसको आप रोक नहीं सकते। अब जैसे इसको जगह मिलेगा वहाँ वो फैल जाएगा। ठीक है, गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, जब शेप ही नहीं है तो क्या आयतन आएगा यहाँ पे, है ना। गैसों के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनमें आकर्षण बल बहुत कम होता होगा, तभी तो फैल पाते हैं ना। ठीक है, जिसमें आकर्षण बल होगा वो तो उसको पकड़ के रखेगा, आकर्षण बल कमजोर है तभी तो वो भाग गया। ठीक है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वो उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। देखिए यहाँ पे हमने ये लाइन आपने द्रव में भी देखा था, अब गैस में भी देखो। अभी मैंने बैलून की बात की थी, अब जिस शेप के बैलून में उसको डालते हो उसी शेप का हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता है? ट्यूब में अब सर्कल शेप में डालते हो, सर्कल में फैल जाता है। आप कोई और बचपन, आजकल बहुत सारे एयर खिलौने आते हैं जिसमें एयर फील्ड होता है, तो देखते हो जिसके अंदर हम हवा जैसा फील करते हैं उसी शेप का खिलौना हो जाता है। यानी कि जैसी उसको आकृति दी गई ठोस को और जगह छोड़ा गया, उस आकृति का हो गया गैस। तो गैस को जहाँ जगह मिलेगा वो वहाँ पे फैल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, वो जिस बर्तन में डालोगे बच्चा उसी बर्तन के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया ठोस, द्रव और गैस का, उसकी प्रकृति का। ठीक है, चलिए बात की गई कि पदार्थ को अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हर पदार्थ तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी अवस्थाएं बदलती हैं, मतलब ये अपने भौतिक रूप से ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल सकता है, और ये वापस गैस जो आपका द्रव में है द्रव गैस में। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पानी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया, देखिए ठोस में बर्फ़ का, कि जब पानी ठोस की अवस्था में होता है तो वो क्या होता है, बर्फ़। जब ये द्रव की अवस्था में होता है तो क्या होता है, पानी। और गैसीय अवस्था में क्या होता है, वाष्प। और ये देखिए ये रिवर्सिबल है, ये क्या है, एक दूसरे से परिवर्तित हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर मान के चलिए ठोस है ना, ठोस को आपने क्या किया, हीट दिया, ऊर्जा उष्मा दिया। अब उष्मा चाहे वो वातावरण से मिले चाहे आप हीट करें, जब हमने हीट दिया तो ये किस अवस्था में बदल गया, द्रव, है ना। हमने पानी द्रव को और हीट किया, जब पानी को उबालते रहते तो भाप बनता है ना, तो और हीट करने के बाद ये क्या होगा, और उष्मा दोगे तो ये गैस में बदल गया। ठीक है, वाष्प में बदल गया। अब देखिए वापस उस गैस को, यानी कि जो वाष्प है उसको वापस आप ठंडा करो। ठीक है, जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं, आपके घर में खाना बनता है, कुकिंग। अब उसके ऊपर देखना अपने हथेली को रखना, तो देखिएगा आपके हथेली में पूरे भाप भाप आपको नजर आने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, चूँकि हमारे हाथ का टेम्परेचर ठंडा था इन कंपैरिजन ऑफ उस भाप, इसीलिए जैसे ही ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आया वापस से पानी में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही गैस को आप ठंडा करोगे वापस ये क्या बन जाएगा, द्रव। अब इसको और ठंडा करोगे, जमाओगे तो वापस क्या बन गया, ठोस। तो हमने क्या देखा, ठोस को जब गर्म करते गए तो इसमें अवस्था परिवर्तन होकर द्रव और द्रव से गैस में बदल गया, लेकिन जब वापस उसको ठंडा किए तो द्रव और द्रव से फिर से वापस से ठोस में बदल गया। तो क्या इनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तापमान ज़्यादा करने से और कम करने से इनकी अवस्था बदल गई ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए तापमान में परिवर्तन दिया गया है, और
इसी क्रम में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला देखिए आपका है गलनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान पे वायुमंडलीय दाब पे कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह उसका गलनांक आता है। मैंने आपको याद है उसमें एक छोटा सा उदाहरण बताया था कि वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई पदार्थ या कोई ठोस पिघलना शुरू कर देता है वो उसका क्या होता है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला पॉइंट होता है। जैसे बर्फ का गलनांक याद रखिएगा 273.16 केल्विन होता है। के फॉर केल्विन, केल्विन भी एक क्या है, यूनिट है, इकाई है तापमान को मापने की, ठीक है, जिसका शॉर्ट में लिखते हैं इसको के, केल्विन। यानी कि जिस तापमान पे बर्फ पिघलना शुरू करता है वो तापमान क्या है, 273.16 केल्विन। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। यानी कि आप ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है वो 273.16 केल्विन के बराबर होती है। हम राउंड फिगर में इसको 273 मान लेते हैं, 273, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है 273.16 केल्विन होता है, ठीक है। किसके बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, दूसरा क्या है, संगलन की गुप्त उष्मा। यहाँ पे एक वर्ड आया गुप्त उष्मा, अभी मैं बात कर रहा हूँ इसका। पहले एक उदाहरण परिभाषा समझ लीजिए। क्या लिखा है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस में पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट की बात हो रही है। गुप्त उष्मा क्या बोलते हैं बच्चा, इसका इंग्लिश होता है लैटेंट हीट। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जब आप मान लीजिए आपने बर्फ का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक बाल्टी में एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा डाल दिया, आप उसको क्या करो, उस समय उसका तापमान मापो, और जब तक वो बर्फ का टुकड़ा पूरी तरीके से नहीं पिघल जाता है, पूरा तुरंत तो पिघलता नहीं है, काफ़ी समय लगता है। अगर आप वापस जब तक वो पिघल रहा है तब तक उस पानी का टेम्परेचर नोट करोगे तो आपको नज़र आएगा कि उसका तापमान बदलेगा नहीं, हमेशा स्टेटिक रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको दिखा नहीं, जबकि उसकी ऊष्मा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर पदार्थ के अंदर ना एक छिपी हुई ऊष्मा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। और उसी गुप्त ऊष्मा के कारण क्या हुआ, उसके तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ जब तक कि बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से नहीं पिघला, ठीक है। तो देखो इसने क्या लिखा है कि 1 kg ठोस को उसके गलनांक पे, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जब तक वो पूरी तरीके से द्रव में बदलेगा नहीं, जितनी ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या होते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हाँ, जब वो पूरी तरह से पिघल जाएगा तब जाकर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब तक वो पिघलता रहेगा उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये क्यों है, गुप्त ऊष्मा के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पे द्रव उबलने लग जाता है। ठोस तो उबलेगा नहीं, उबलेगा क्या, द्रव, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, और इसको क्वथनांक भी कहते हैं। क्वथनांक इसकी समष्टि गुण है, और जल का क्वथनांक का फॉर्मूला होता है या वैल्यू होती है 373 केल्विन। अब 373 केल्विन का मतलब क्या है, देखिए जल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, और साथ में 273 हमने देखा तो उसकी जो वैल्यू थी गलनांक की, तो ये 273 जिस पे वो गलना शुरू हुआ, और साथ में जब ये बॉयल होना शुरू हुआ वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिला के कितना हो गया, 373 केल्विन, 373 केल्विन, वह तापमान जिस पे क्या, द्रव बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब ये सारे द्रव की बात हम नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पानी की बात हो जा रही है। ऐसा है क्योंकि लिक्विड्स में अलग अलग होता है, दूध भी एक लिक्विड है, अल्कोहल भी एक लिक्विड है, द्रव भी लिक्विड है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सभी का अलग अलग होता है। कोई जल्दी बॉयल हो जाता है, कोई देर से बॉयल हो जाता है। यहाँ पे हम द्रव की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जल के केस में है, सारे लिक्विड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तापमान पे दूध उबलेगा या जल उबलेगा उसी पे दूध भी उबलेगा, दोनों का अलग अलग तापमान होता है, ठीक है, उसी पे अल्कोहल भी उबलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है, वही गुप्त उष्मा की हम बात करें, वहाँ पे एक ठोस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव।
जब द्रव को उसके क्वथनांक पे वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस पर क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वहाँ पे ठोस को द्रव में बदलना था और यहाँ पे द्रव किसमें बदल रहा है, गैस में। और जब तक वो पूरी तरीके से बदल नहीं जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ये दो अलग अलग नाम है। तो ये इन दोनों के आप हिंदी में भी याद रखो, गुप्त ऊष्मा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो चीज़ आपको बताई थी उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि जब ठोस अवस्था होती है, जब आप उसमें ऊष्मा देते हो क्या बदला, द्रव में, द्रव को ऊष्मा दिया आपने, क्या बदला, गैस में। फिर गैस अवस्था में हम शीतलता मतलब ठंडा किए उसको, तो किसमें बदल गया, द्रव में। और फिर जब द्रव को और शीतल आपने किया, ठोस में। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना बादल बनने की प्रक्रिया, क्लाउड कैसे बनता है। क्लाउड, अभी बारिश का मौसम भी है, भले बारिश ना हो, लेकिन क्लाउड कैसे बनता है, सनलाइट पड़ा है ना, हीट, बहुत तेज गर्मी मिली, आपका जो जल का स्रोत है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, जो भी हो, समुद्र हो, वहाँ पे क्या हुआ, पानी के ऊपर पड़ा या पेड़ पौधे पे पड़ा, उस गर्मी के कारण वहाँ पे क्या हुआ, वाष्पन। तो देखिए पहले सनलाइट पड़ा, ऊष्मा मिली, ऊष्मा के कारण वो द्रव पे पड़ा, द्रव में क्या हुआ, वाष्पन, अवस्था बदली ना, वो वाष्प ऊपर बन के ऊपर गया। ऊपर जब उसको शीतलता मिली, तब भी आपने क्या देखा था कि जब गैस को शीतलता मिलती है कौन सी अवस्था में बदलता है, द्रव में। पहले जाके देखो वो गैस ऊपर जाके ठंडा हुआ, वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, बादल, फिर उसको शीतलता मिला, हीट मिली, वो नीचे आया, फिर से पानी के बूंदों के रूप में। तो देखो वापस से चेंज हुआ ना, इसलिए उसको बोलते हैं वाटर साइकिल, पानी का एक चक्र। वहाँ भी यही चीज़ें हैं, अवस्था का परिवर्तन। बस अंतर ये है कि वहाँ पे प्रकृति जमाती है, हम यहाँ पे बर्फ फ्रीजर के अंदर जमाते हैं, वहाँ पे नेचर के अंदर ये सारा फॉर्मेशन हो जाता है आपका, है ना। लेकिन कहानी वहाँ भी वही है, सेम। इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं उधर्वपातन। ये उधर्वपातन क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसकी इंग्लिश क्या होती है, सब्लिमेशन, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस में बदल जाते हैं। ध्यान से सुनिए, हमने अभी क्या पढ़ा कि जनरली ये होता है कि ठोस पहले द्रव में बदलता है और फिर द्रव गैस में बदलता है, फिर गैस द्रव में, फिर द्रव ठोस में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव में बदले हुए सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं और वापस गैस से ठोस में बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा नैफ्थैलिन का बॉल, नैफ्थैलिन बॉल मतलब फिनाइल की जो गोली होती है ना, देखते होगे आप, सुनते होगे कि उसको खुली हवा में छोड़ देने पर तुरंत गायब हो जाता है वो, मतलब वो पता लगे या पता नहीं कहाँ गायब होगा। उसका रीज़न क्या था कि वो ठोस था, लेकिन जैसे ही वो हवा के संपर्क में आया वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया तुरंत। तो क्या वो द्रव में बदला, नहीं बदला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड, वही कपूर की मैं बात कर रहा था, नैफ्थैलिन की, कैम्फर की, इसका चून करके चीनी की प्याली में डालिए और देखिएगा चीनी की प्याली पे कीप को उल्टा करके रखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ठोस अमोनियम क्लोराइड है, एक बर्नर है, यहाँ पे इसके टुकड़े को डाला गया है और आप देखेंगे कि जब इसको गर्म करेंगे तो कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में। ये मेल्ट नहीं हो रहा सीधे, है ना, और ये भीतरी दीवारों पे बर्फ के वाष्प में संघनित हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखेंगे बर्फ के गैस के टुकड़े, जिससे आप ऐसे तो आपको उड़ जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन आप बिकर के अंदर करोगे तो उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि कैसे बदल पा रहा है। अमोनियम क्लोराइड वही होता है, आप कैम्फर का यूज कर सकते हो, कपूर का या नैफ्थैलिन बॉल का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ये पदार्थ ऐसे हैं, इनको जब ठंडा करोगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा, ये द्रव में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो और इस घटना को क्या बोलते हैं, उधर्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ बिना, यानी कि एक ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले हुए किसे बदल गया, गैस में, और गैस बिना द्रव में बदलते हुए किसे बदल जाएगा, ठोस के अंदर। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उधर्वपातन, सब्लिमेशन, सबलाइम हो जाना, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ा सा दिया बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे गैसीय पदार्थ की एक प्रवृत्ति बताई गई है, जो हम बात कर रहे थे ना सिलेंडर की।
कि अगर आप किसी भी गैसीय पदार्थ को संपीड़ित करोगे, कंप्रेस करोगे और ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे, यानी कि ज़्यादा दबाओगे, तो वो क्या होगा, सीधे किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने, मैं आपको बताऊं, इसका नाम क्या था, LPG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। है तो गैस, लेकिन किस फॉर्म में मौजूद है सिलेंडर के अंदर, लिक्विड के फॉर्म में। अब वो लिक्विड के फॉर्म में इसीलिए हुआ कि हमने उसको इतना दबाया, ज़्यादा जब दबा दोगे ना उसकी क्षमता से, तो वो गैस पार्टिकल्स क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे पिस्टन है, उसकी तहत तो इसके पार्टिकल को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और दबाते दबाते ज़्यादा दबा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। और उसी तरीके से सिलेंडर को फिल भी किया जाता है, LPG को, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे लिखा है कि अगर आप दाब बढ़ाओ और तापमान को घटा दो, अब स्वाभाविक सी बात है कि जब दाब बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, तो और ये दोनों घटना जब हो जाए तो क्या है, गैस आपका द्रव में बदलने लग जाएगा, है ना। तो ये भी एक घटना होती है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल्स में, गैसीय पार्टिकल्स में आप दबाव बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाओ और तापमान को कम कर दो, तो वहाँ पे क्या होगा, जो गैसियस पार्टिकल था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, शीतलता होती है ना। मैं समझाऊं इसका मतलब क्या होता है कि जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है वो कूल करता है। हम लोग घर में पानी को ठंडा रखने के लिए पहले का एक नेचुरल फ्रीज आता था, मटका, है ना, आज भी हम लोग घर में यूज करते हैं। सही, मैं बताऊं आपको क्या हो गया, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। मैंने फ्रिज तो मैं शुरू से यूज करता हूँ, मेरे घर में भी है, लेकिन मैं आज भी पानी मटका का ही पीता हूँ, है ना। मैंने घर में आज भी अपना मटका ही रखा है, क्योंकि फ्रिज का पानी पीने लायक नहीं होता। या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होता है ना, या अगर बहुत कम करोगे तो पीने लायक नहीं होगा। और ज़्यादा ठंडा पानी पीना हमारे लिए जहर है। मैंने आपको एक दिन समझाया भी था, बायोलॉजिकल रीजंस भी है। अब सोचो आपके शरीर के अंदर जो डाइजेशन वाला पार्ट होता है, जहाँ पानी जाती है, वो पूरा हिस्सा गर्म होता है, एक आग की भट्टी की तरह। वहाँ पे HCl जैसे लिक्विड्स हमेशा गैसीय बनाई रहती है। अब सोचो जैसे गर्म तावे पे आप पानी डालते हो, कैसे छन की आवाज़ आती है, तो वही प्रक्रिया तो हमारे पेट के अंदर भी तो होता होगा ना। तो कभी भी पानी ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए, एक नॉर्मल तापमान पे पीना चाहिए। आज ज़्यादा गर्म पानी हम नहीं पी पाते हैं, इसीलिए घड़ा का पानी सबसे उपयुक्त है, न गर्म न ठंडा। लेकिन हमें पानी ठंडा गर्म से मतलब नहीं है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आखिर घड़ा का पानी ठंडा कैसे रखता है, उसमें कोई मशीन तो लगी नहीं है ना, तो आखिर वो ठंडा करता कैसे है ना। तो मिट्टी ठंडा हो जाता है क्या, मिट्टी में ठंडे होने की प्रवृत्ति होती है क्या, नहीं। उसका आंसर ये टॉपिक है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पन। मैं समझाता हूँ वो कैसे होता है। सपोज करिए ये मटका है ना। देखिए मिट्टी, आपको पता है कि मिट्टी का जो घड़ा बनता है, आपको भले ना दिखाई दे, लेकिन उस मिट्टी के घड़े में बहुत ही छोटे छोटे छेद बहुत मौजूद होते हैं। ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता, क्योंकि मिट्टी क्या बनता है तो उसके अंदर होल बहुत ज़्यादा होता है ना। इसीलिए जब आप पानी डालते हो तो देखना मिट्टी का बाहरी सतह गीला हो जाता है, वो बाहर से भी आपको गीला गीला नज़र आने लग जाएगा। पानी गिरेगा नहीं, लेकिन वो गीला हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें होल है। अब क्या हुआ, देखो ये होल, सपोज करिए आपने अंदर इसके अंदर पानी डाल दिया, है ना। इस पानी का कोई टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा है आपने, ओए बात नहीं करी। अब ये देखिए, ये है वायुमंडल, है ना। और वायुमंडल में जो गैस होती है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी गैस को आप गर्म करोगे या ठंडा करोगे तो कुछ ना कुछ अवस्था बदलती है। अब ये देखिए, ये जो होल है, इससे ये पानी रिसा सतह के ऊपर, और यहाँ जो गैस है जो इससे टच हो रहा होगा, आखिर टच भी तो हो रहा होगा हमेशा, तो ये गैस उसकी तुलना में गर्म होगा ना। और ये सतह क्या है, ठंडा। तो जब गैस गर्म होकर ठंडा की अवस्था में बदलता है तो क्या वहाँ अवस्था परिवर्तन नहीं होता। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया
के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा, मैं घरों से एग्जाम्पल एक आसान समझाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। जब आप पेड़ के नीचे जाते होगे तो वहाँ आपको हमेशा, जब पेड़ के आसपास का हवा होता है, हमेशा एक शीतल हवा देता है, ठंडा हवा, जबकि उससे थोड़ा सा दूर हट जाओ आपको गर्म हवा मिलने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पेड़ में हमारे अनलिमिटेड पत्ते होते हैं। उन पत्तों पे जब गर्मी यानी कि भाप सनलाइट पड़ता है तो उस पत्ती से क्या हुआ, वाष्पन, और वो सारा वाष्प बन के ऊपर जाता है, तो क्या वहाँ का जगह खाली नहीं हो गया होगा? और वहाँ पे कौन सी जगह आती है? ठंडी हवा। जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो जगह खाली तो रहेगा नहीं, फिर ठंडी हवा क्या आएगी नीचे, क्योंकि वो भारी है। तो ये एक रूपांतरण चलता रहता है। वही चीज़ यहाँ पे है। ये जो एक्सचेंज ऑफ वाटर हुआ और एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ ना इन दोनों के बीच में, एक गैस को बाहर निकलना, ठंडा गैस को अंदर जाना, वो क्या करता है, उसको ठंडा करना शुरू कर देता है। इसीलिए घड़ा का पानी बाहर के टेम्परेचर की तुलना में क्या होता है, ठंडा, क्योंकि हमेशा उसके अंदर एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल उस पत्ती की तरह। इसीलिए लिखा गया है कि जो वाष्पीकरण है वो क्या होता है, वातावरण को शीतल करता है। आपने कभी एहसास, कभी क्या, बहुत बार एहसास किया होगा, जब यहाँ से आप घर जाते होगे पसीने पसीने, और जैसे ही पंखा के नीचे की हवा आते हो तो लगता है हाँ पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। नहीं, उसमें वो एसी के बराबर का ठंडापन देता है आपको, लेकिन कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाते हो। होता है ना ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, हमारा बॉडी पूरी तरह से गर्म था, पसीना था। जैसे ही उस हवा के नीचे गए ना, तो उस समय अचानक से वहाँ पे वाष्पन बहुत तेज़ी से हुआ, उस हवा के तेज़ गति के कारण, जब मैं आपने पढ़ा था। और ठंडी हवा आपके बॉडी से टच करने लग गई, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ठंडा एहसास होता है। कुछ देर बाद वो प्रक्रिया नॉर्मल पड़ जाती है, इसलिए आपको नॉर्मल लगने लग जाता है। वही कहानी एसी का भी। एसी में कोई जादू नहीं है। आपने कभी फील किया है कि गर्मी में हैंडपम्प का पानी ठंडा आता है और ठंड में गर्म आता है? कोई जादू है क्या हैंडपम्प में? कोई जादू नहीं है। ये सब डिपेंड है बाहर के टेम्परेचर का। गर्मी के दिनों में अभी देखो बाहर कितनी गर्मी है, और ज़मीन के अंदर जितनी गर्मी है ना, वो बाहर की तुलना में कम है। इसीलिए तापमान डिफरेंस हुआ ना, तो अंदर से जो पानी आ रहा है आपको ठंडा एहसास हो रहा है, क्योंकि हम तो बाहर इतना गर्मी में बैठे हैं, है ना। सेम एज ठंड में, हम बाहर बहुत ठंड में है, लेकिन अंदर का पानी अभी भी नॉर्मल अवस्था में है। वो जब बाहर आया तो आपको गर्म लग रहा है, क्योंकि हमारा शरीर ठंडा है ज़्यादा। समझ रहे हो ना? तो ये कहानी उस पानी का नहीं है, वो है हमारे तापमान का। हमारा बाहर का तापमान चेंज होता रहता है, इसीलिए वो पानी का तापमान आपको अलग अलग लग रहा है। आप इसको और अगर आसानी से समझना चाहते हो तो घर पे देखना, कभी गर्म पानी करना, लीक वाटर, मतलब बहुत खौला हुआ पानी नहीं, सुसुम पानी इसको आप लोग बोलते हो, और उसमें अपने हाथ को रखना। शुरू में तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन 2 मिनट 1 मिनट के बाद देखना आपको तापमान नॉर्मल लगने लग जाएगा आपके हाथों को। लेकिन स्टार्टिंग में डालोगे तो बहुत तेज़ गर्म लगेगा, कुछ देर बाद फिर वो नॉर्मल आपको एहसास देने लग जाएगा, क्योंकि आपका हाथ जब उसी टेम्परेचर पे आ जाता है ना, तब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन चूँकि पहले आपका हाथ ज़्यादा ठंडा था तो आपको अचानक से गर्म लगा, है ना। सेम एज ठंडे पानी में भी है। जब अचानक, आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बर्फ़ पे बैठे हुए हैं, ठंडे पानी में बैठे हुए और जिंदा है, हमें आश्चर्य होता है। ऐसा नहीं है। वो जब वहाँ पे रहते हैं ना, तो उनका बॉडी टेम्परेचर उसी पे आ जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है, और फिर उनको वो नॉर्मल लगने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारा कहानी है टेम्परेचर का, तापमान का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर हम हाथ पे एसीटोन डालते हैं, एसीटोन वही स्प्रिट जो आपने यूज किया होगा कोविड के टाइम में, बहुत सारा सैनिटाइजर हाथ पे डालते हुए ठंडा लगता है ना, या ऐसे भी जो आप लोग नेल इले में यूज करते हो ना, नाखून हटाने के लिए, स्प्रिट, दैट्स ऑल्सो एसीटोन, है ना। उस पर जब हाथ पे डालोगे तो देखना बहुत ठंडा एहसास आता है। ठीक है, और अचानक से वो गायब हो जाएगा, लेकिन आपको हाथ पे बहुत शीतलता देगा। कारण है वाष्पीकरण। जितना तेज वाष्पीकरण हुआ उतना तेज आपको ठंडा लगा। ठीक है, बस फिर वही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट दिया है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, ये एक नॉर्मल सा कहानी है। देखिए 2-3 चीज़ें पूछ, जैसे गर्मी के टाइम आपको कहता है कि हमेशा सूती कपड़ा पहनिए, पॉलिस्टर मत पहनिए। क्यों? क्योंकि सूती कपड़ों में जगह खाली ज़्यादा होता है, हवा आसानी से निकल पाती है बॉडी से, मतलब हवा का एक्सचेंज होगा, और हवा का एक्सचेंज होगा तो वाष्पन होगा, आपको अच्छा लगेगा, गर्मी ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा उजले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि लाइट कलर का कपड़ा जो होता है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, उसका रिफ्लेक्शन करता है, अपवर्तन सॉरी। तो उसके कारण क्या होता है कि वो
ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन आप ज़्यादा डार्क कलर का कपड़ा पहन लोगे, काले कलर का इस टाइप का या ब्लू कलर का या फिर पॉलिस्टर टाइप का कपड़ा जो हवा को बाहर ही ना जाने दे, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। ठीक इसका उल्टा हम लोग ठंड में करते हैं। ठंड में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिस्टर टाइप का कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं या मोटा कपड़ा पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से जो गर्मी निकल रही वो बाहर ना जाए और बाहर की ठंडी अंदर ना जाए, तभी तो आपको अंदर से की गर्मी से एहसास होता है कि अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होगा, नॉर्मल कपड़ा पहने हुए कॉटन वॉटर ठंडी मार देगा तुरंत, है ना, क्योंकि बाहर का सारा तापमान का हवा अंदर घुस जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये सारा कहानी क्या है, तापमान परिवर्तन का। तो ये आपका चैप्टर 1 था, जिसमें अपने पदार्थ और पदार्थ की सारी अवस्थाओं को जाना। इसको बंद करो, कैमरा बंद कर दो इसको। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉलिड CO2, इससे क्वेश्चन आता है कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं। तो ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2 को। अगर ये सवाल आता है कि ड्राई सूखा बर्फ किसको कहा जाता है, तो सूखा बर्फ किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2। देखिए क्या होता है कि ये जो सॉलिड CO2 है ना, ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक कम करना होता है। यानी कि जो सुर्ख बर्फ होता है उसको अगर आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो तो ये पॉसिबल है। कब? जब 1 एटमॉस्फेयर तक उसका हम लोग दबाव कम कर देंगे। आप बस इतना भी याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि आखिर सॉलिड सूखा बर्फ क्या होता है, तो किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2 को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा था कि दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ठोस है, ठीक है, ठोस को जब संगलन हुआ, मतलब गर्म किया, संगलन करने पे दबाए तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, द्रव में। फिर द्रव का जब वाष्पीकरण हुआ तो किस में बना, गैस में। गैस का जब उसको ठंडा करते हो तो किस में बदला, ठोस में। या फिर देखिए यहाँ पे उदरोपातन हमने देखा था ना कि कुछ ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो बिना द्रव में बदले हुए किस में बदल जाती है, गैस में। तो इस घटना को क्या बोल रहे थे, उदरोपातन। चाहे गैस ठोस में बदले, चाहे ठोस गैस में बदले, है ना। तो वो तो मैंने आपको लिखाया था साइकिल में। बस कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है उदरोपातन वाला, जिसमें ठोस सीधे किस में बदलेगा, गैस में, और गैस ठोस में। तो ये जो फिगर है इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे इनकी अवस्थाएं बदलती है, ठीक है। वाष्पीकरण हमको ऑलरेडी पता है कि वाष्पीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। जब क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगे तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहोगे, वाष्पीकरण, यानी कि जल का भाप में बदलना। बस वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात की जा रही है कि आखिर ये जो गर्म होने के बाद भाप में बदलता है, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है सतही क्षेत्रफल। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, भाप में बदलने की प्रक्रिया है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ पे सबसे पहला कारक क्या दिया गया है, सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, है ना। यहाँ पे बात हो जा रही है, हम लोग एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा दोगे ना तो भाप बनने की, वाष्पीकरण करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। हम लोग अभी अभी आए होंगे घर से स्कूल, तो कपड़ा धो के छत पर डालते हैं ना, या सुखाते हैं, तो कैसे डालते हैं, मोड़ छोड़ के, फैला के। तो कपड़ा को फैला के क्यों डालते हैं छत पे ऊपर, जल्दी सूखे। तो फैलाने से जल्दी क्यों सूखेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। सोचिए अगर आप कपड़ा को अपने सिकुड़ के रखा होता, जो सनलाइट पड़ता वो उतने ही एरिया पे पड़ता ना, लेकिन जब उसको फैला के रखते हो तो पूरे एरिया पे सनलाइट पड़ेगा ना, तो हर जगह बराबर की ऊर्जा मिलेगी, तो क्या जल्दी से वाष्प नहीं होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा गया है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाओगे। घर में हम लोग जब पोछा मारते हैं तो क्या करते हैं, पानी की जगह डाल के छोड़ देते हैं, इसको अच्छे से फैला देते हैं, है ना। अच्छे से पोछा मारने का मतलब क्या होता है, अच्छे से सुखाना, अच्छे से उसको फैला देना। और जैसे ही फैला के पंखा उंखा चलाते हो तुरंत सूख जाता है घर, क्योंकि उसका एरिया बढ़ने से पार्टिकल्स चारों तरफ फैल गया, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रहेगा ना, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। तापमान में वृद्धि, बिल्कुल दूसरा तरीका क्या है कि तापमान को बढ़ा दो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे अभी गर्मी है, तो बात नहीं करिए, गर्मी है तो गर्मी में क्या होता है,
1 घंटे में छत पे डालो, आधे 1 घंटे के बाद कपड़ा सूख गया आपका। मोटा से मोटा कपड़ा शाम होते होते सूख जाता है, लेकिन यही चीज़ कपड़ा जब आप ठंड के टाइम में डालते हो तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कपड़ा सूखता नहीं है। जबकि क्योंकि उस समय धूप में क्या होती है, गर्मी बहुत कम होती है, तापमान बहुत कम होता है, फिर हमको आयरन का यूज करना पड़ता है सुखाने के लिए, प्रेस कर करके। तो प्रेस का रीज़न क्या है, तापमान ही तो बढ़ाते हैं ना, ताकि उसमें वाष्पन की प्रक्रिया तेज हो जाए। तो ये भी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि वाष्पन की प्रक्रिया तापमान बढ़ाने से अधिक हो जाती है। इसके बाद देखिए क्या, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अब सोचिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है पानी की मात्रा पदार्थ में। अब जिस पदार्थ में जितनी पानी की मात्रा होगी उसमें ज़्यादा वाष्पन होगा क्या, प्रक्रिया कम हो जाएगी ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो समुद्री इलाके हैं, यानी कि जहाँ पे पानी की स्रोत ज़्यादा है, समुद्र है, वहाँ के एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि वाष्प, पानी ऊपर गया भाप के साथ, तो पूरे पानी में फैला हुआ है। हमारा एरिया ड्राई एरिया है, तो जहाँ पानी की बूंदें जितनी कम होगी उतना जल्दी वाष्पन हो जाएगा, उतना जल्दी सूख जाएगा। और जिसके अंदर जितना ज़्यादा पानी मौजूद रहे जल्दी सूखेगा। अब मान लो बहुत मोटा कपड़ा, जो ऊनी कपड़ा होता है, उसको छत पर डालते हैं बहुत टाइम लगता है। कारण क्या है, वो उसको ऑब्जॉर्ब करके रखा है पानी को। कागज़ बहुत जल्दी जल जाता है ना, लेकिन आप घर पे जाओ उस कागज़ को गीला करके जला के देखो, जलेगा? तब तक नहीं जलेगा जब तक उसमें धुआं होते होते उसका पूरा पानी उड़ ना जाए, और जैसे ही पूरा पानी उड़ेगा तुरंत जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर पानी के कण मौजूद थे। तो जितना ज़्यादा पानी यानी कि मॉइस्चर मौजूद होगा उतना वाष्पन कम हो जाएगा, उतनी कम हो जाएगी। जितना कम पानी होगा उतना तेज़ी से वाष्पन होगा। ठीक है। वायु की गति, ये भी फैक्टर है। तभी तो हम घर में पोछा ओछा लगाने के बाद पंखा चालू कर देते हैं कि जितना तेज़ हवा चलेगा उतना जल्दी से सूखेगा। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। आई होप कारक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण किन किन कारकों पर नज़र आता है।